आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेर व अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। इल्म की रोशनी से हमारा मतलब है इल्म यानी नॉलेज की अहमियत और उससे हासिल होने वाली रोशनी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि तालीम सिर्फ अल्फाज याद करने का नाम नहीं बल्कि समझने, सोचने और जीने का नाम है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हुनर तभी सिखाया जा सकता है जब तालीम हमारी अपनी ज़ुबान में हो, वो ज़ुबान जिसमें हम बोलना सीखते हैं और बचपन में कहानियाँ सुनते हैं। इस बात का जिक्र यूनेस्को ने भी अपनी रिपोर्ट में करते हुए कहा है कि मादरी जुबान में तालीम हासिल करने वाले बच्चे ज़्यादा समझकर पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे मदर टंग में एजुकेशन में नीड और उसके चैलेंजेस की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एनसीईआरटी के प्रोफेसर डॉक्टर उषा शर्मा, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजुली सुहाने जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन इग्नू में। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है स्टूडियो में। तो सबसे पहले प्रोफेसर उषा, हम आपसे समझना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे हैं मदर टंग लैंग्वेज में एजुकेशन की, तो क्या इससे क्या समझें, क्या मतलब है इसका? तो मातृभाषा या मदर टंग में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके दो मायने हैं, दो मतलब है। एक, किसी भी मातृभाषा को, किसी भी भाषा को भाषा के रूप में पढ़ना यानी कि लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, और दूसरा मतलब होता है कि आपकी जो मातृभाषा है यानी कि जिस मातृभाषा में या जिस भाषा में आप बहुत ज्यादा सहूलियत महसूस करते हैं, और तो उस भाषा को आप अन्य विषयों के पढ़ने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो भाषा दो तरह से हमारी जिंदगी में, दो तरह से हमारे विद्यालयों में मौजूद है, लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि भाषा एक विषय के रूप में और भाषा माध्यम के रूप में। जी बिल्कुल। तो आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर अंजुली, हम बात कर रहे हैं मदर टंग एजुकेशन की, तो इसकी अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है ये और कितनी डिफरेंट है ये? जब भी हम बात करते हैं मदर टंग यानी कि माँ की भाषा, जो हम सीखते हैं, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ से और अपने परिवेश से सीखता है, और जो भाषा उसके आसपास होती है उसको, जैसे कि अभी उषा जी ने बताया, वो ही उसकी क्या है, मदर टंग है। और उस भाषा से जब वो सीखना शुरू करता है और जब वो विद्यालय जाता है, स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो वो कोई खाली स्लेट की तरह उसका दिमाग नहीं होता है, वहां पर वो अपने अनुभवों को लेके जाता है और उस अनुभवों में उसकी एक अपनी भाषा होती है। तो उस भाषा के साथ ही जब हम टीचिंग लर्निंग शुरू करते हैं, सिखाते हैं स्कूल में, तो जो उसकी होम लैंग्वेज है और जो उसकी विद्यालय की भाषा है, जब दोनों में एक ही होती है तो वो क्या करता है, चीजों को आसानी से सीखता है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे कि मैं ये नहीं कहूंगी कि इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश में एक बहुत है कि सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाना शुरू कर देते हैं। घर की उनकी अपनी एक भाषा है, हो सकता है कि उसकी अपनी रीजनल भाषा है, जैसे कि देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, और उस भाषा के साथ वो एक नई भाषा के साथ जाता है और वहां पर उसके पास एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। वो एक शब्द को पहले अपनी भाषा में समझता था, अभी वो आलू समझता था, अभी उसको पोटैटो समझना है, तो वो कंसेप्ट ना समझ के पहले ट्रांसलेशन समझने लगता है। तो इसलिए अगर उसके जो हम कहेंगे उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसका कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, ये सारे डेवलपमेंट के लिए मातृभाषा में शिक्षा बहुत जरूरी है। जी, तो ये तो बात हुई इम्पोर्टेंस की। हम बात कर रहे हैं कि मदर टंग में एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या होता है मदर टंग में एजुकेशन। जी प्रोफेसर उषा, आप क्या कहेंगी कि कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है मदर टंग में एजुकेशन? तो जब हम बहुत छोटे बच्चों की बात करते हैं और बड़े बच्चों की बात भी करते हैं, तो जिस भाषा को हम अपने परिवेश में लगातार सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस से या एक बहुत स्वाभाविक और सहज तरीके से हमारी अपनी भाषा बन जाती है। अगर मैं नीता जी आपसे सवाल करूं या अंजुली जी आपसे सवाल करूं कि आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं, तो
तो ये भाषा आपने कहाँ सीखी? तो यकीनन आप जब 2 साल के थे, 3 साल के थे, 4 साल के थे, तो ये भाषा आपने किसी विद्यालय में तो नहीं सीखी होगी। ये भाषा आपने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में, यानी कि अपने परिवेश में आपने ये भाषा जो है वो अर्जित की है। तो जो हमारी मातृभाषा होती है, तो उसका जो सीखना होता है वो भाषा अर्जन कहलाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है, बहुत स्वाभाविक और सहज तरीका होता है इसे सीखने के लिए, क्योंकि जन्मजात रूप से हम सब के पास एक भाषा अर्जन क्षमता होती है। ये भाषा अर्जन क्षमता यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अब इस क्षमता के जरिए ही हम अपने परिवेश में जो भी भाषा सुनते हैं या जितनी भाषाएं सुनते हैं बहुतायत में, उसका धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है वो उसका नियम बनाना शुरू करता है और उस नियम के आधार पर हम भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं आप दोनों से ही ये सवाल पूछूं कि हम एक भाषा सुनते हैं, अविक उड़ान बनसेने, तो आप दोनों को ये बात समझ में आई? नहीं आएगी, क्योंकि आपकी मातृभाषा कोरकू नहीं है, आप हिंदी भाषी हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र का अमरावती जिला है और अमरावती जिले में है चिखलदरा, ये ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल एरिया है, और यहाँ की जो मातृभाषा है वो है कोरकू। तो ये कोरकू भाषा का शब्द है, वाक्य है, जिसमें हम कहते हैं अविक घर नहीं जाएगा, यानी कि अविक उड़ान बनसेने। अब अगर हम ये देखें कि कोरकू भाषी जो बच्चे हैं वो इस वाक्य को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन हम बड़े जो उस कोरकू भाषा से परिचित नहीं है, इस भाषा का जो या इस वाक्य का जो मतलब है वो हमें समझ में नहीं आता। तो मातृभाषा का जो सबसे बड़ा महत्व है वह महत्व है अवधारणाओं को जानना, समझना और अवधारणाएं बनाना। तो यानी कि हम जो अपने आसपास देखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई घटना देखते हैं, कोई भाव होता है, उसके लिए हमारी मातृभाषा में अपने अपने शब्द होते हैं जो हो सकता है कि दूसरी भाषा से इतर हो। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता कि अविक उड़ान बनसेने का मतलब क्या है उन बच्चों को जिनकी मातृभाषा कोरकू है। तो ये जो स्ट्रगल की बात अभी अंजलि जी कर रही थी वो बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारी मातृभाषा से इतर किसी दूसरी भाषा में हम किसी भी अन्य विषय को पढ़ना लिखना सीखते हैं तो ये दोहरा संघर्ष है। एक संघर्ष है भाषा के स्तर पर, यानी कि हम पहले भाषा को समझे, और दूसरा स्ट्रगल होता है अवधारणा को। तो किसी नवीन अवधारणा को हम अपनी मातृभाषा में सहज तरीके से सीख जाते हैं। तो इसलिए मातृभाषा का बहुत महत्व है व्यक्तित्व विकास के रूप में, और भाषा अर्जन क्षमता के रूप में उसे हमें अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मादरी जुबान या फिर मदर टंग एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं, ये और मदर टंग एजुकेशन क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर अंजलि कि मदर टंग एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्यों इसको इतनी तरजीह दी जा रही है कि जो पैटर्न चला आ रहा है अंग्रेज़ी इंग्लिश में एजुकेशन दी जाती है, अब मदर टंग में एजुकेशन अगर दी जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा? अभी इस बात पर उषा जी ने बहुत सारी बात की है कि जैसे कि भाषा के साथ एक जो संघर्ष है उस संघर्ष को खत्म करने के लिए बच्चा निकल के गया मदर के साथ, अभी वो समझ रहा था, सीख रहा था, कुछ शब्द उसके पास अपने आप आ गए थे, और उसके बाद वो बाल वाटिका में या नर्सरी विद्यालय में कहीं पर भी स्टार्टिंग उसकी हो रही है, जिसको हम बोलते हैं शिशु उत्तरार्ध पूर्वार्ध, वहां वो जा रहा है और एक अपनी शब्दावली लेके जा रहा है। उसके बाद अगर उस शब्दावली को वहीं रोक के हम एक नई भाषा में उसके साथ शुरू करते हैं तो बच्चा जो एक ड्रॉप आउट का कारण है कि बच्चा भागने लगता है, उसको स्कूल जाने का मन नहीं होता है, तो वो उससे दूरियां बनाने लगता है। और अपनी भाषा में, जैसे आज मेरी अपनी भाषा हिंदी है, मेरी मदर टंग हिंदी है, तो सेल्फ एक्सप्रेशन, हम अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाते हैं, और जब हम अपनी बात अच्छे से कह पाते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस भी आता है। तो कॉन्फिडेंस जब आएगा तो हमको चीजें अच्छी लगेंगी और हम किसी भी बात को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे, क्योंकि स्कूल जाते हैं हम बहुत सारी संकल्पनाओं को समझने के लिए, और क्योंकि वहां पर तो हमारा एकेडमिक ग्रोथ होनी है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल से हम समझें कि अगर हमको वहां पर एनिमल की अवधारणा समझनी है, तो उसके पहले जान कि क्या होते हैं, मतलब कोई जानवर जो है उसको कब कहा जाएगा कि उसके 4 पैर हैं, ये सब अगर उसको उसकी ही भाषा में समझे, क्योंकि उसने अपने आसपास बहुत सारे जानवर देखे, लेकिन अगर हम उसको दूसरी लैंग्वेज में जब समझाना शुरू करते हैं
तो वो एक संघर्ष में होने लगता है, उसको लगता है कि ये सही है, फिर घर जाके वो बोलता है कि आप तो इसको ये बोल रहे थे और स्कूल में तो हमको ये बताया गया है। अभी एक द्वंद्व से शुरू होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं कम होने लगता है, उसका एक्सप्रेशन अपनी बात को ठीक ढंग से कह नहीं पाता। तो इसलिए जो मदर टंग को हमारे पॉलिसी ने एनईपी 2020 ने बहुत जोर देके कहा है कि कक्षा 5वीं तक तो खास तौर से हमको बच्चे को हो सकता है जितना कोशिश हो उसकी मदर टंग में एजुकेशन दे, ताकि वो अपने जो भाषा घर से लेके आए वो स्कूल में भी हो, स्कूल और उसकी होम लैंग्वेज दोनों एक ही हो। जी बिल्कुल। प्रोफेसर उषा, आपसे भी समझना चाहेंगे, एनईपी 2020 पे हम अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि बेनिफिट्स, एडवांटेज क्या है अगर हम मादरी ज़ुबान में तालीम की या फिर मदर टंग में एजुकेशन की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि डॉक्टर अंजलि ने कहा कि एक कॉन्फिडेंस रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग रहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा बेहतर क्लियर होता है, कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो वो भी बेहतर रहती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे बड़ा जो इसका सुफल है, परिणाम है, सुखद परिणाम है, वो है अवधारणाएं बहुत तेजी से बनती हैं। मान लीजिए कि और हम ये जानते हैं और पॉलिसी भी ये बार बार बात करती है, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज फॉर स्कूल एजुकेशन, ये दोनों फ्रेमवर्क और पॉलिसी, ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो लगातार इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे मुझे प्यास लगी है, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, बहुत तेज रोशनी है, इसे थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा सा एसी बढ़ा दीजिए, या दरवाजे पे कौन आया है। तो इस तरह की जो तमाम तरह की अभिव्यक्तियां हैं, तो इसमें अवधारणात्मक तौर पे देखेंगे तो हमने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें से कुछ शब्द तो मूर्त हैं, जैसे दरवाजा है, जैसे ग्लास है और एसी है। लेकिन इसमें से अमूर्त रूप में भी कुछ अवधारणाएं हैं। प्यास लगना एक अमूर्त अवधारणा है, ठीक है, कौन आया है। अब हम ये समझेंगे कि जो शब्द हम अपनी मातृभाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ध्वनि के साथ एक आकृति संबंध जोड़ती है, जिसे हम कहते हैं ध्वनि आकृति संबंध या साउंड सिंबल एसोसिएशन। अगर हमारी मातृभाषा कोरकू है, मराठी है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, खासी है, गारो है, नेपाली है, जौनती है, लेपचा है, भूटिया है, तो इन सभी भाषाओं में अलग अलग चीजों की ध्वनियां अलग अलग होती हैं। तो जब हम पहली बार किसी भी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु के साथ जो आवाज जुड़ जाती है, जो आवाज या ध्वनि जुड़ जाती है, फिर हम उस वस्तु को उसी भाषा में जब सुनते हैं तो अर्थ ग्रहण कर लेते हैं कि इस ध्वनि, इस आवाज का मतलब है दरवाजा और इस आवाज का मतलब है गिलास। तो जो मातृभाषा होती है उसमें साउंड सिंबल एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होता है और ये बहुत नेचुरल तरीके से होता है। इसके लिए हम छुटपन में कोई किताब नहीं पढ़ते हैं और इसके लिए हम कोई ग्रामर या व्याकरण भी नहीं पढ़ते हैं। तो भाषा सीखने का मतलब होता है भाषा की संस्कृति भी अर्जित करना, यानी किसी एक समुदाय विशेष में कोई एक भाषिक अभिव्यक्ति वह सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है, ये उस भाषा का समुदाय, समाज और संस्कृति तय करती है। तो इसका मतलब यह है कि भाषा सीखना, भाषा अर्जित करना मतलब उसका समुदाय का जो भाव है, विचार है, आचार है, व्यवहार है और उसकी संस्कृति को भी अर्जित करना होता है। तो इसलिए हमें ये पता है कि हमारे भाषी समुदाय में ये बात अगर इस तरह से कही जाती है तो ये सकारात्मक नहीं है या वांछनीय नहीं है। और ये भी होता है कई बार कि हम धीरे धीरे जितनी भाषाओं को सुनते हैं तो हमारी मातृभाषाएं भी एक से अधिक हो सकती हैं, बशर्ते उन भाषाओं का जो परिवेश है वो इतना समृद्ध हो, यानी कि हम उस भाषा को बहुतायत में सुने, लगातार सुने, बोले समझे, तो धीरे धीरे हम एक से अधिक मातृभाषाओं पे अपना अधिकार बना लेते हैं। तो इसलिए साउंड सिंबल एसोसिएशन या हम अवधारणा निर्माण की बात करते हैं और इसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं स्कीमा। स्कीमा बिल्डिंग, यानी कि मेज की एक स्कीमा है, मेज का एक स्कीमा है, दरवाजे का एक स्कीमा है, और धीरे धीरे जब हम तरह तरह की मेज देखते हैं तो हमारा स्कीमा बढ़ता है, यानी कि एक खास तरह की चकोर या आयताकार ही मेज नहीं होती है।
हमारे स्टूडियो में भी इस तरह इस समय गोल मेज है, तो ये भी मेज की कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से हम अपनी अवधारणाओं का विस्तार लगातार करते जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अंजलि, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक हमने जो देखा कि भाई इंग्लिश में ज़्यादातर एक मीडियम रहा है, हिंदी एक मीडियम रहा है जिसमें कि आप सब्जेक्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं, एजुकेशन आपको मिलती है। तो क्या ये मल्टी लैंग्वेज में भी पढ़ाई की जा सकती है? अपनी मदर लैंग्वेज में अगर हम कहें एजुकेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जा सकता है, ये सब आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि मल्टी लैंग्वेज, अभी उषा जी ने भी कहा कि एक बच्चा कई भाषाएं भी सीख सकता है। और जैसे कि आप दिल्ली जैसे मेट्रो शहर की बात करें, जहां पर एक केबी स्कूल में जाएं, सेंट्रल स्कूल में जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि एक ही क्लास में अलग अलग हो सकता है, कुछ बच्चे महाराष्ट्र से हों, कुछ साउथ से हों, कुछ राजस्थान से हों, और फिर वो सारे बच्चे एक ही क्लास में आ गए, क्लास फर्स्ट में आ गए। तो एक जहां बहुभाषिकता की बात करते हैं, तो टीचर को तो उन सारे बच्चों को ही कैटर करना है। ठीक है, अभी हम बात करें कि हम उनको सभी भाषाओं में एट अ टाइम तो नहीं पढ़ा सकते एक टीचर कि जो बच्चा महाराष्ट्र से आया है, लेकिन ये अगर वो बच्चा अपनी स्टेट में है तो वहां पर हम उनको उनकी भाषा में शिक्षा देते हैं। लेकिन बहुभाषिकता, एक बच्चा जब आता है तो पहले वो मदर टंग सीखता है, फिर उसके बाद हम उसको दूसरी लैंग्वेज, जैसे कि हम त्रिभाषा फॉर्मूले की बात करते हैं, उसके बाद वो दूसरी भाषा सीखता है, उसके बाद वो तीसरी भाषा की तरफ जाता है। तो धीरे धीरे उसकी जो कह सकते हैं कि और एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ जाना, फिर तीसरी भाषा सीखना, और भाषा सीखने में जब एक भाषा सीखता है तो उसके साथ साथ वो सहायता करती है उसको दूसरी भाषा सीखने में। ऐसा नहीं है कि अगर उसने एक भाषा सीखी है तो वो दूसरी भाषा अब वो सीखना उसके लिए कठिन हो जाएगा। तो मल्टीलैंग्वेजिज्म या बहुभाषिकता एक आज के उसमें पॉलिसी में भी बहुत जोर दिया गया है, और कई बार टीचर्स के लिए एक हो सकता है कि क्लास में अलग अलग जगह के बच्चे हों तो उनको कैसे कैटर करना है, इसको हम बाद में लेंगे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर उषा, आपसे समझना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं मदर लैंग्वेज में एजुकेशन की, तो ये प्राइमरी एजुकेशन में पॉसिबल है या हायर एजुकेशन में भी पॉसिबल है? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अब तक की जब भी शिक्षा की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, तो हमारा जो पहला फोकस है वो स्कूली शिक्षा की तरफ जाता है। लेकिन ये पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसकी सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो इस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को हाई लेवल तक लेके जाती है। राइट टू एजुकेशन में भी ये प्रोविजन है कि हम मातृभाषा में बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करें, पॉलिसी भी कहती है, और इससे पहले वाली पॉलिसी भी के कहती थी। लेकिन इस पॉलिसी की सबसे खूबसूरत बात है कि वो जो कहती है उसको वो फील्ड में इम्प्लीमेंट करने में पूरा जोर लगाती है। अब इस जोर का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है भारतीय भाषा समिति। ये हाई पावर्ड लैंग्वेज कमेटी बनी है जिसका काम है भारतीय भाषाओं में मौलिक लेखन को बढ़ावा देना, और जहां जहां संभव हो, अगर हमें अनुवाद चाहिए किसी भी संदर्भ सामग्री का, तो हम अनुवाद को भी प्रोत्साहन करें। भारतीय भाषाओं पर ये बढ़ावा देती है, और भारतीय भाषा का मतलब केवल और केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित या वर्णित या उल्लिखित 22 भाषाएं नहीं है। भारत भर में जितनी भाषाएं बोली समझी जाती हैं वे सब की सब भाषाएं भारतीय भाषाओं में शामिल हैं। तो इसलिए ये पॉलिसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन की बात करती है। वो ये बार बार कहती है कि हम जो प्राथमिक स्तर जिसे आप कह रहे हैं, तो अब हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं, यानी कि प्री स्कूल के 3 साल और कक्षा 1-2, यानी कि 5 साल का जो हमारे पास फाउंडेशनल स्टेज है, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, उसके बाद मिडिल स्टेज है, और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज है। तो ये स्कूली शिक्षा के इन स्तरों के साथ तो मातृभाषा शिक्षण को प्रोत्साहन देती है, उसकी अनुशंसा भी करती है, लेकिन वो खास तौर से इस बात का भी उल्लेख करती है कि उच्च शिक्षा स्तर पर भी इसे अपनाया जाना चाहिए। जो भारतीय भाषा समिति है, AICT है, जो मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जो रिसोर्स मटेरियल है, जो संदर्भ सामग्री है, उसे भी वो 22 भारतीय भाषाओं में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इन सभी साइट्स पर हम इस तरह की सामग्री को भी देख सकते हैं। तो इसलिए सीखना
स्कूल एजुकेशन में भी होता है, स्कूली स्तर पर भी होता है और हायर एजुकेशन में भी होता है। आप अवधारणाएं स्कूली स्तर पर भी सीखते हैं और हायर एजुकेशन में भी सीखते हैं। सिर्फ दोनों स्तर में जो मुद्दा, जो अंतर है, वो सिर्फ विषय वस्तु का अंतर है। यानी कि हम स्कूली शिक्षा में बच्चों की उम्र के अनुसार या एज एप्रोप्रिएट कंटेंट की बात करते हैं और हायर एजुकेशन में हम उनके एज के हिसाब से हम अवधारणाओं की बात करते हैं। इसलिए पॉलिसी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसकी सबसे बड़ी अनुशंसा और उसकी सबसे बड़ी खूबी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूली शिक्षा की बात ही नहीं करती, वो हायर एजुकेशन की बात भी करती है। और वो केवल बात ही नहीं करती, वो पूरी तरह से उसको फील्ड में लेकर इम्प्लीमेंट कर रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंजलि, आपसे समझना चाहेंगे, आप इग्नू से हैं, हायर एजुकेशन में कितना पॉसिबल है ये मदर टंग में एजुकेशन और किस तरह से दी जा रही है? बिल्कुल, आपने सही पूछा कि हायर एजुकेशन में, जैसे अभी उषा जी ने बताया कि जो स्कूली शिक्षा के जो 4 स्टेजेस हैं वहां पर हम मदर टंग की बात करते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में भी हम जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें शिक्षा की बात करते हैं। और इग्नू, जो हम कहते हैं कि हम इग्नू का एक है कि शिक्षा आपके द्वार पहुंचाना। तो हमारे पास देश भर के हर कोने से बच्चे आते हैं और हमारे पास रीजनल सेंटर्स हैं। तो हर रीजनल, देखिए अब रीजनल लैंग्वेजेस और हमारे सेंटर है रीजनल सेंटर, तो हर रीजन का एक सेंटर है। तो अभी इग्नू के पास, अगर हम इग्नू के बात करें कि इग्नू में कार्यक्रम चलते कैसे हैं, तो इग्नू जो है वो हेडक्वार्टर से मटेरियल डेवलप करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रीजनल सेंटर्स पर होता है। तो रीजनल सेंटर्स पे चाहिए स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। इग्नू ने भी हर भाषा में स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए वहां पर हर भाषा में, जैसे कि जो एरिया में जिस रीजनल सेंटर है वहां पर उस भाषा में उस बच्चे को बताया जा सकता है कि आपको क्या क्या चाहिए, वो सारी बातें वहां होंगी। दूसरा, अभी जो हमारा स्टडी मटेरियल, पहले हम हिंदी और इंग्लिश दो में ही स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करते थे, बनाते थे। अभी जैसे एमबीए को हमने उड़िया में बना लिया है। मेरा एक कोर्स चलता है सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, वो भी हमारा उड़िया में है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही जैसे कि वो उड़िया लैंग्वेज में जैसे ही ट्रांसलेट हुआ, हमारा जो कह सकते हैं कि इनरोलमेंट एकदम से बढ़ गया। और उसके बाद जब हमने स्टूडेंट से बात की तो उनको इतना अच्छा लगा कि हमको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में बहुत, हम कंसेप्ट को नहीं समझ पाते थे, लेकिन जैसे ही हमारी लैंग्वेज में ये आया हम इन संकल्पनाओं को समझने लगे हैं। तो इग्नू एक तो मटेरियल प्रिपेयर करने में और एक अपनी बात स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए दोनों लेवल पर रीजनल लैंग्वेजेस का प्रयोग कर रहा है। तीसरी जो आज की डेट में हम बात करते हैं मूक्स की, स्वयं और स्वयं प्रभा। तो हमारे जो कार्यक्रम हम पहले हिंदी और इंग्लिश में बनाते थे, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वही सारे कार्यक्रम हमारे रीजनल सेंटर्स पर, वहाँ के स्टूडियो में वो सारे कार्यक्रम रीजनल लैंग्वेजेस में भी बनाए जाएं, ताकि हमारा हर बच्चा लाभान्वित हो और उनको उनकी भाषा में शिक्षा मिल सके। तो हम मूक्स भी हम हर भाषा में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं प्रभा पर हमारे वीडियोस भी हर भाषा में कोशिश हो रही है। और स्टडी मटेरियल तो जैसा कि अभी उषा जी ने बताया, AICTE ने जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उसकी अनुशंसा की है, उसको बनाने की बात कही है। तो इग्नू भी उनको सारे अपने स्टडी मटेरियल्स के लिए प्रयासरत है कि वो जल्दी से जल्दी सभी भाषाओं में उपलब्ध हो। बिल्कुल। प्रोफेसर उषा, आपसे भी समझना चाहेंगे, जैसे कि डॉक्टर अंजलि ने बताया कि इग्नू ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि मदर टंग में एजुकेशन लोगों को मिल सके। ऐसे और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ले रही है या जिससे कि लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, वो आपसे समझना चाहेंगे। जी, तो बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। उसके बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो निसंदेह प्रशंसनीय है, सराहनीय है। भाषा संगम एक प्रयास है, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्रयास है, और इस समय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर और NCERT ने मिलकर 121 भाषाओं में प्राइमर्स बनाए हैं। यानी कि अभी हम बात कर रहे थे कि 22 भारतीय भाषाओं की जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उसके इतर भी जो भाषाएं भारत में बोली समझी जाती हैं उसमें भी प्राइमर्स बनाए गए हैं। यानी कि आपको
ये जो प्राइमर्स हैं किसी भी भाषा की जो बुनियाद है या जो उसकी बेसिक नॉलेज है वो लेने में मदद करते हैं। तो यानी कि पूरी वर्णमाला हम सीख रहे हैं, उस वर्णों से बनने वाले अक्षर हम सीख रहे हैं और साथ साथ हम उस भाषा में गिनती भी सीख रहे हैं। तो इसलिए बेसिक जो बुनियाद है भाषा की, उन सब के बारे में ये प्राइमर्स हमको जानकारी देते हैं और ये हमारे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। जी। दूसरा प्रयास हमारा लगातार चल रहा है कि जो उदाहरण स्वरूप हमने पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं अलग अलग भाषाओं में, उसे भी हम लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं और एक जो विद्यालय समाज है, एक शिक्षक समाज है, उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो केवल हम एनसीईआरटी केवल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में ही पाठ्य पुस्तकें निर्मित नहीं कर रहा, माध्यम के तौर पर अगर देखा जाए, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि 22 भारतीय भाषाओं में हम उसे, उसका जो अडेप्टेड वर्जन है वो हम लेकर आए और ये हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं तो जादू पिटारा है, जादू पिटारा का जो मैनुअल है वो भी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के लिए आनंद नाम की एक किताब है जिसमें वर्कशीट्स हैं बहुत सारी एग्जाम्पलर के तौर पे, ये भी 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। और इस फाउंडेशन स्टेज के जो टीचर्स हैं उनके ओरिएंटेशन के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल बनाया है जिसका नाम है उन्मुख। ये उन्मुख भी 22 भारतीय भाषाओं पे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जब हम भारतीय भाषा की बात कर ही रहे हैं और भारत सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो उसमें से एक और सराहनीय प्रयास है उल्लास। ये अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो उल्लास में एनसीईआरटी ने राज्यों के साथ मिलकर 22 से अधिक भाषाओं में प्राइमर्स बनाए हैं। ये अडल्ट लर्नर्स के लिए है। तो यानी कि हमको यहाँ भी जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, यानी कि बुनियादी साक्षरता और बुनियादी संख्या बोध या बुनियादी गणित की बात कर रहे हैं, तो 15 साल और उससे ऊपर के उन व्यक्तियों के लिए ये रिसोर्स मटेरियल बनाया गया है जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन में पढ़ना लिखना नहीं सीख सके। तो भारत सरकार का लगातार ये प्रयास है और इसी क्रम में बहुत सारे जो राज्य हैं वो अपने आप को साक्षर घोषित करते जा रहे हैं, जिसमें हम गोवा का नाम लेते हैं, लेह लद्दाख का नाम लेते हैं, मिजोरम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है और अभी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की कतार में है। तो इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है ऑडियो विजुअल मटेरियल। तो जो एनसीईआरटी है वो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए और अडल्ट एजुकेशन सेक्टर में अडल्ट लर्नर्स के लिए भी 22 से अधिक भाषाओं में जो ऑडियो वीडियो प्रोग्राम है वो लेकर आ रहे हैं और ये सारा रिसोर्स मटेरियल जो है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वो दीक्षा पोर्टल पर भी उपलब्ध है सभी के लिए। जी बिल्कुल, प्रोफेसर उषा ने बताया कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर अंजलि, आपसे समझना चाहेंगे कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि मदर टंग एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और उससे कितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हो या आपकी कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो जाता है, तमाम बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम सोशल एक्सेप्टेंस देखें तो वो कितना है इसमें, या फिर अगर कोई जॉब के लिए जाता है तो किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं आती? हाँ, जो आपने कहा वो कुछ हद तक आज के सिनेरियो में तो सही है, लेकिन जब ये पॉलिसी इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है तो धीरे धीरे ये भी बदलने को है। क्योंकि देखिए कि अभी भी पेरेंट्स को तो लगता है कि हमारा बच्चा जो है उसका जो एटीट्यूड है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। उनको लगता है कि हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो जाके वो कंसेप्ट समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। क्योंकि अभी हमारे चारों तरफ एक बना हुआ है, खाका बना हुआ है कि जो इंग्लिश में बोल रहा है वो बहुत अच्छा बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो कहीं मैटर कम करने लगता है। तो धीरे धीरे वो मानसिकता बदलने लगी है। अभी हम उसको उसकी भाषा में सुनना पसंद करने लगे हैं। पहले एक जोर होता था कि हर किसी को जो भी बात कहनी है तो वो इंग्लिश में बोलेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी कम होता था।
तो पेरेंटल एटीट्यूड जो है और समाज का जो एटीट्यूड है अब थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। तो उसके बदलने के लिए हमें इस बात पे पहले ही जोर देना होगा कि जब शिक्षा इस सभी भाषाओं में उपलब्ध होने लगेगी और जो अभी उषा जी ने बताया कि अभी रिसोर्स मटेरियल भी उपलब्ध होने लगेंगे और एक बड़ा तबका हर अपनी अपनी भाषा में अपने रीजनल लैंग्वेज में सीखने लगेगा। और कहीं पर भी ये नहीं कहती पॉलिसी कि आपको हिंदी ही या रीजनल लैंग्वेज ही बोलनी है, हम तो बहुभाषिकता की बात कर ही रहे हैं कि पहले आप अपनी शिक्षा मदर टंग में लीजिए और उसके बाद अगर आप जैसे जैसे आप दूसरी भाषाएं सीखिए, आप इंग्लिश भी सीखिए, अन्य भाषाएं भी सीखिए, लेकिन आपको जिस भाषा में कॉन्फिडेंस है आप उस भाषा में बात कीजिए। तो समाज में तो है इस चीज का, लेकिन धीरे धीरे वो मानसिकता भी बदल रही है। जी प्रोफेसर उषा, आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं अगर हम मदर टंग एजुकेशन की बात करें तो? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं और सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, अपने अपने नज़रिए हैं। देखिए, जहाँ पर या जिन बच्चों के साथ हम इस पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, चैलेंजेस उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और जिस पेरेंटल प्रेशर की बात अभी अंजलि जी कर रही थी, वो बिल्कुल सही बात है कि अभी पेरेंट्स में वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पॉलिसी ने जो बात कही है, अब वो उसकी एडवोकेसी करती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रयास कर रही है, तो वो पेरेंट्स तक भी कहीं ना कहीं बात पहुंच रही है। तो एनसीईआरटी केवल और केवल बच्चों की और शिक्षकों की जो चुनौतियां हैं, उनसे संबंधित जो चुनौतियां या उनके सामने आने वाली जो चुनौतियां, केवल उनकी बात नहीं करता है। वो जो एनसीईआरटी है वो पेरेंट्स की एजुकेशन की बात भी करता है कि वो समझे कि मातृभाषा का कितना महत्व है। दूसरा चैलेंज हमारे सामने आता है कि सामग्री कहाँ से है। तो मैंने ये भी बता दिया कि सामग्री की कोई कमी नहीं है। आप अपनी अपनी भाषाओं में, जो भाषा आपकी है, हमारी है, हम अपने बच्चों के लिए जिन भाषाओं में सामग्री बनाना चाहते हैं, एनसीईआरटी लगातार राज्यों को वो एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि हर राज्य अपने बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, अपने समाज संस्कृति को ध्यान में रखकर सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा चैलेंज आता है कि कम्युनिकेशन कैसे हो। तो पॉलिसी खुद बाइलिंगुअल अप्रोच की बात करती है, यानी कि जहां शिक्षक और छात्र यानी कि विद्यार्थी की भाषा एक नहीं है, तो फिर हम एक ऐसी भाषा को लेकर आते हैं जो दोनों समझते हैं। या अगर सामग्री फिलहाल हमारे पास बच्चे की मातृभाषा में उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम जो शिक्षक है और जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ अपने समुदाय की भाषा में ही संवाद करते हैं। तो संवाद की भाषा एक आपसी भाषा हो सकती है, तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। चुनौतियां हैं, वो आएंगी जरूर, लेकिन उनके समाधान हमारे सामने हैं। और समाधान हम तब खोज पाते हैं जब उस चुनौती या उस समस्या को हम सकारात्मक रूप से लें कि ये बात ऐसे आई है तो वो होनी ही होनी है, लेकिन उसके रास्ते हम सब अपने अपने स्तर पर तय कर सकते हैं। भारत जैसे बहुभाषिक देश, जहाँ पे भाषा को लेकर इतनी डाइवर्सिटी है और जो सोशो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, परिप्रेक्ष्य है, उसको लेकर इतनी डाइवर्सिटी है, तो कोई एक मॉडल, एक कोई जो ब्रॉडर मॉडल हमारे सामने है, बस उसके तहत राज्यों को ये छूट है, ये ऑटोनॉमी है उनके पास, ये उनकी अपने पास उनका दायित्व है कि वो अपनी भाषाओं में काम करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक ये बच्चों को उनकी भाषाओं में सामग्री दे सकते हैं। तो कहीं चुनौतियां हैं तो उसके समाधान भी हमारे सामने हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि टीचर्स को कौन समझाए। तो टीचर्स की ट्रेनिंग या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी एनसीईआरटी लगातार कर रहा है और भारत सरकार अलग अलग फ्रंट पे ऐसे बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे कार्यक्रम भी लेके आती है, जहां हम एक जो शिक्षक समुदाय है हम उसको ओरिएंट कर सके कि ये समस्या नहीं है, बहुभाषी होना, बहुभाषिकता होना कोई समस्या नहीं है, इसे एक रिसोर्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी ऐसे बहुत सारे अभ्यास दिए गए हैं जहां बच्चों की बहुभाषिकता या उनकी भाषा को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, मदर टंग में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग भी एक यहाँ पर ज़रूरत है और एक चैलेंज है। डॉक्टर अंजलि, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो जैसे कि आपसे बात हो रही थी कि वो इंग्लिश का दूसरी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है और उसका मीनिंग वही रहता है या चेंज हो जाता है, वो आपसे समझना चाहेंगे। हाँ,
अभी उषा जी ने बात की कि स्कूल एजुकेशन में चैलेंजेस हैं, पर उनको चैलेंजेस जैसे नहीं समझना है। जब उन चैलेंजेस को हम ये समझेंगे कि सकारात्मक रूप से लेंगे तो वो चैलेंजेस स्वतः ही धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। सेम इधर हम अगर हायर एजुकेशन की बात करें, जैसे ही हमको कहा गया कि हमको ये अपना स्टडी मटेरियल विभिन्न भाषाओं में तैयार कराना है, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगा कि ये कैसे होगा, लेकिन इग्नू की भी एक अपनी ब्यूटी है कि हमारे रीजनल सेंटर्स हैं। तो हमारे रीजनल सेंटर्स पर अलग अलग, ऑब्वियसली रीजनल सेंटर में रीजनल लैंग्वेजेस के लोग भी अवेलेबल हैं। तो हम अपना स्टडी मटेरियल, एक तो अभी टेक्नोलॉजी का जो जोर है उसका बहुत फायदा है, टेक्नोलॉजी के से हम अपना ट्रांसलेशन का काम कराते हैं, और फिर हम अपने उसी रीजनल सेंटर पर वहां पर रिसोर्स पर्सन्स को बुलाकर वर्कशॉप कराकर उस मटेरियल को जो है उसको हम अनुवाद नहीं करते, हम उसमें भाव लेके आते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ अनुवाद ना रह जाए, क्योंकि ये भी स्टडीज हुई हैं कि अगर हम डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं तो हो सकता है कि जो इंग्लिश का मटेरियल है वो बहुत अच्छा लगे और वो अनुवाद होने के बाद वो मीनिंग नहीं जाए। तो हमारा एक स्ट्रगल है ये, लेकिन हम इस स्ट्रगल को भी दूर कर रहे हैं, और जो अनुवाद में भाव आए और वो मटेरियल ऐसा लगे कि वो उसी भाषा में लिखा गया था, ट्रांसलेशन जैसा ना लगे। तो अभी हम कुछ हद तक इग्नू उस कदम बढ़ा चुका है, और निश्चित ही हम बहुत जल्दी सभी भाषाओं में बाकी कोर्सेज भी लाएंगे, क्योंकि ये विभिन्न रिसर्चेज में इग्नू ने खुद रिसर्चेज हैं कि जैसे ही हम मटेरियल उनकी लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में लेके जाते हैं, बच्चा जल्दी समझता है और इनरोलमेंट बढ़ता है। क्योंकि देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट होना चाहिए, क्योंकि इनरोलमेंट काफी कम है। तो जो 2035 तक हम बात करते हैं कि 50% हमारा इनरोलमेंट हो जाए, तो उसके लिए कब होगा, जब हम उनकी शिक्षा उनके दरवाजे पर उनको जैसी चाहिए, उनको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में जब हम देंगे तभी वो बच्चा हमारे पास तक आएगा। अदरवाइज वो एनरोल तो करेगा लेकिन पास आउट नहीं होगा। सो कदम तो हम बढ़ा रहे हैं और निश्चित ही हम सफल भी होंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर उषा, आपसे यहाँ पे ये भी समझना चाहेंगे कि हम जो ये बात कर रहे हैं मदर टंग में एजुकेशन की, तो क्या हर सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स, साइंस में ये अवेलेबल है मदर टंग में एजुकेशन? और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह का इंटरेस्ट वो लोग वो दिखा रहे हैं इसमें? तो जो इंटरेस्ट है वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अब मुझे अपनी भाषा सुनने को मिल रही है। अभी तक हम भाषा की कक्षा में अपनी भाषा को सुनते थे, पर अब हम गणित पढ़ रहे हैं तो अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। हम अगर मान लीजिए कि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं, हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो जब अपनी भाषा में हमें सहूलियत महसूस होती है और दूसरे विषय भी जब हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें नजर आता है, इसके रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप दोनों हिंदी भाषी हैं, मैं भी हिंदी भाषी हूँ, मैंने अपने आप को एक्सक्लूड नहीं किया है। तो मान लीजिए कि हम तीनों ही हिंदी भाषी हैं, और लेकिन हमारी कक्षा में जो बच्चे हैं, अब कहा जाता है कि अब हम अपनी पढ़ाई जो है वो उड़िया माध्यम से करेंगे। अब हम उड़िया माध्यम में सुनना शुरू करते हैं, केमिति अछंती, भालो अच्छी, कौन करू छी, तो अब कौन हला, कौड़े जाऊ छी, अब हम ये लगातार सुनेंगे तो आप दोनों को समझ में आया कुछ कि मैंने क्या कहा? जी नहीं आया समझ में। यही स्थिति होती है जब हम मातृभाषा से इतर किसी दूसरी भाषा में किसी विषय को पढ़ते हैं, क्योंकि आप इन ध्वनियों से, इन आवाजों से, इन शब्दों से अवधारणात्मक तरीके से तो परिचित हैं, लेकिन आप परिचित किससे नहीं है? ये इन सभी चीजों के लिए जो दूसरी भाषा हमारे पास है, यानी कि मातृभाषा से इतर भाषा हमारे पास है, उन आवाजों से हम परिचित नहीं है। अब मैं इसी बात को हिंदी भाषा में कहती हूँ। केमिति अछंती मतलब आप कैसे हैं, कौन करू छी, क्या कर रहे हैं, कौन हला, क्या हाल चाल है, कौड़े जाऊ छी, कहाँ जा रहे हैं। अब मैंने उड़िया की सारी बातों को आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत किया। अब आप राहत की सांस ले रहे होंगे कि चलिए हमें हिंदी सुनने को मिली, क्योंकि अब आपके ब्रेन में वो बोझ, वो चिंता, वो नहीं, एंजाइटी भी नहीं है कि ये क्या है, ये क्या कहा जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है। और जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो
बच्चों को ये कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मुझे ये बात ऐसे एक्सप्रेस करनी है या मैं इसके लिए एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करूं। तो 96% केसेस में जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन है, उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर में लैंग्वेज होती है। तो पहले हमारे जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है लेफ्ट हेमिस्फीयर का, यहाँ थॉट बनता है। वो थॉट हमारे मस्तिष्क से होकर फ्रंटल लोब तक पहुंचता है ताकि हम उन चीजों को आर्टिकुलेट करते हैं। तो ये थॉट बनता है और हम बोल रहे हैं। और आप दोनों भी कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं इस समय कैमरा के सामने, ये हम पहले से सोच कर आए हैं। नहीं, आप सोचते हैं बोलते हैं, सोचते हैं बोलते, इतना प्रोसेस इतना फास्ट है, वो मदर टंग में ही पॉसिबल है क्योंकि आपको सोचना ही नहीं पड़ता। वो एक नेचुरल प्रोसेस की तरह फर 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 लैंग्वेज निकलती चली जाती है। अब आपसे कहा जाए कि आज हम स्टूडियो में हिंदी में बात नहीं करेंगे, अब हम किसी तमिल भाषा में या फिर खासी या गारो में बात करेंगे, तो पहले तो आप ये सोचेंगे, आप अपने ब्रेन में पहले जो बोलना है उसको आप अपनी मदर टंग में स्ट्रक्चर करते हैं, थॉट को बनाते हैं, फिर ब्रेन में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस से जो चीजें हैं वो आपके फ्रंटल लोब तक पहुंचती हैं और फिर आप उसे आर्टिकुलेट करते हैं। तो जितनी ज्यादा भाषाएं अपने परिवेश में सुनते हैं, ये जो अनुवाद में लगने वाला समय है ये धीरे 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 कम होने लगता है। तो आप सपने भी जो है वो एक से अधिक भाषाओं में देखने लगते हैं और सोचना भी आपका एक से अधिक भाषाओं में होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोड स्विचिंग, यानी कि आपको पता है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति से किस भाषा में बात करनी है, तो आप भाषा को हम कोड कहते हैं भाषा विज्ञान में, तो कोड स्विचिंग होती है, यानी कि आप एक कोड से दूसरे कोड पर, एक भाषा से दूसरी भाषा पे जाते हैं। फिर कोड मिक्सिंग होती है, यानी कि आपको पूरी बात एक तरह से किसी एक भाषा में कहना नहीं आता है, तो आप कोड मिक्सिंग करते हैं, यानी कि दो भाषाओं को मिलाकर अपनी बात कहते हैं। और जब ये हम शुरुआती दौर की बात करते हैं तो मातृभाषा के साथ जब हम एक और भाषा सीख रहे हैं तो दोनों भाषाएं आपस में मिलती हैं। जल्दी करो, वी आर गेटिंग लेट, अरे इतना टाइम हो गया, तुम तैयारी नहीं हुए, तुम्हारी वजह से हम सब लेट हो जाएंगे, तुम्हारी वजह से हम सब लेट हो जाएंगे, तुम अभी तैयार नहीं हुए, हम लेट हो रहे हैं, तुम्हारा टाइम कहाँ चला जाता है। तो टाइम होना, लेट होना, हमने क्या किया, हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स कर दिया। तो ये सारी स्थितियां रहती हैं जब हम भाषा को अर्जित करते हैं और भाषा को सीखते हैं। तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, और ये जो रिस्पॉन्स है केवल और केवल पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से ही नहीं है, बल्कि खुद बच्चों की तरफ से भी रिस्पॉन्स हमको मिलता है। तो भाषा में जो सोचना है वो दरअसल एक क्रिएटिव प्रोसेस है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंजुली, अब आपसे एक छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन इन मदर टंग की, तो इस पर एक कंक्लूडिंग रिमार्क। जिस भाषा में हम अपने सपने देखें हम उसी भाषा में पढ़ें, क्योंकि जब तक हम मदर टंग में हम अपने कोई भी चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तो जो हम इतनी देर से अभी 45 मिनट से जो हमारा लास्ट चर्चा हो रही है कि जो संकल्पनाएं हैं वो सीख नहीं पाएंगे, और हमको किसी चीज का अनुवाद नहीं करना, जैसा अभी उषा जी ने कहा कि हम अनुवाद करने में जो समय लगाते हैं वो चीजें खत्म होनी चाहिए। तो हम जो घर से जो भाषा लेके आते हैं वही भाषा स्कूल की हो, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ब्रिज होता है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो हमारे घर के और बाहर के अलग अलग, स्कूल के अलग हो सकते हैं, लेकिन वो ब्रिज खत्म हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए पेरेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बातें करें, उनको मौके दें और उनसे डिस्कस करें, और नए शब्द जो सीख रहे हैं उन पर चर्चा करें। तो निश्चित ही क्या होगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो विज़न है जो है कि सबको शिक्षा मिले, समग्र विकास हो और इंक्लूसिव हो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हो, वो सारी चीज़ों को हम अचीव कर पाएंगे। जी बिल्कुल। प्रोफेसर उषा, डॉक्टर अंजुली, आप दोनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी। हम बात कर रहे थे मदर टंग में एजुकेशन की नीड एंड चैलेंजेस की, तो उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।
तो हमारे दोनों खास मेहमान मौजूद थे और हम आज बात कर रहे थे एजुकेशन इन मदर टंग नीड एंड चैलेंजेस की। तो आपने जाना कि अगर आप अपने मदर टंग में एजुकेशन लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप हो सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो सकती हैं, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और किस तरह से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पार बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और हमारी पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hoptturdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद